हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था पहले, ये अभी नया आयोग बन गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 36 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्ट नंबर 37 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपको इवनिंग में 7 से 9 के बीच में ये सेंड कर दिया जाएगा। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो ब्रिक्स का मेंबर कंट्री नहीं है? देखिए, ब्रिक्स है ये दुनिया की जो 5 अग्रणीय जो उभरती इकोनॉमीज हैं उनका एक ग्रुप है। इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा है। तो ये ब्रिक्स के ये मेंबर कंट्रीज है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब इसका पूछा हमसे सदस्य देश कौन से हैं? इन्होंने तो मिलके ब्रिक्स बनाया है। अब इसके कुछ नए सदस्य देश है। इसमें इजिप्ट है, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई, संयुक्त अरब इमारात्स। मिस्र, इथोपिया, यूएई, इसके अलावा ईरान, ये 4 कंट्री इसके सदस्य देश है। तुर्की है, इसका अभी सदस्य देश नहीं बना है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। एप्लीकेशन लगाई है तुर्की ने, लेकिन तुर्की ने क्या किया है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कजान में हुआ है ब्रिक्स का समिट, कजान रूस में, और ये 22 से 24 अक्टूबर के बीच में हुआ था 2024 में। अभी इसमें तुर्की ने क्या किया है, इससे पहले यूनाइटेड नेशन में एक सेशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तुर्की पाकिस्तान से भी ज्यादा चिल्लाता था कश्मीर वहां पे यूनाइटेड नेशन में, लेकिन इस बार तुर्की ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसको पता था कि उसने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है। अब जैसे ब्राजील ने वेनेजुएला ने अप्लाई किया था, तो वेनेजुएला की मेंबरशिप को ब्लॉक किसने कर दिया? ब्राजील ने इसकी मेंबरशिप को ब्लॉक कर दिया। तुर्की है, इसकी अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसको मिला नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि ये इसका मेंबर बने। और जब तक ये 5 देश नहीं चाहेंगे, इसमें से एक भी कंट्री ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो नहीं बन पाएगा। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है? ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स है जब भगत सिंह और उनके जो साथी थे राजगुरु और सुखदेव, इनको मृत्युदंड देने के बाद एक संभावित जन आंदोलन हो सकता था, इसको रोकने के लिए अंतिम संस्कार गुप्त तरीके से किया गया था इनका। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो अंतिम संस्कार है, फ्यूनरल है, वो गुप्त तरीके से किया गया था। इसी ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स। आपने कभी हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि जब इनको फांसी दी गई, जो लोग आज हमें बताते हैं देश में कि उन्होंने आजादी दिलाई है, चाहे जो कोई भी हो, तो वो लोग उस टाइम कहाँ थे जब इनको फांसी दी गई? चाहे सरदार भगत सिंह को दी, राजगुरु, सुखदेव, वो लोग उस टाइम खामोश थे अंग्रेजों के साथ, विरोध नहीं किया। और कितने लोगों ने किया, इसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, बुक्स में तो हमें वही पढ़ाया गया है, किसी को चाचा, किसी को मामा, किसी को पिता बना दिया, लेकिन जब आप डीप में पढ़ते हैं या फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, या उस टाइम जो मैगजीन जर्नल्स निकले, उनसे पता चलेगा आपको कि उस टाइम देश में क्या हो रहा था। अभी जो लोग बताते हैं उसका सच्चाई मत मानिएगा। ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है? ये हमारे सिलेबस में है। कई बार लोग पूछते हैं कि ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर है हमारे सिलेबस में, और उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी और आगे भी पूरे चांसेज है। ऋग्वेद में जैन धर्म के जो 2 तीर्थंकर हैं, कौन से तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? ऋग्वेद में एक तो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, इनका उल्लेख है, और दूसरे जो अरिष्ट नेमी है 22वें तीर्थंकर, इनका उल्लेख है। ए इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर आएगा। पहले और 22वें तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में है। पहले थे ऋषभदेव और 22वें अरिष्टनेमी, इनका जिक्र है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया? देखिए, गांधी जी ने पहली बार अनशन किस बात पे किया था? इन्होंने 1918 में पहली बार अनशन किया था। आज की गांधी जी ने देश आजाद करवाया, देश तो 1857 से ही क्रांति शुरू हो गई थी, और आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इससे पहले भी बहुत सारे किसानों ने आंदोलन किए थे, और भी कई देशभक्त थे जिन्होंने आंदोलन किए थे। गांधी तो 1918 के आसपास ही भारत आए थे। 1918 में किया था इन्होंने। अहमदाबाद में जो कपास मिल में हड़ताल की गई थी, वहाँ मजदूरों ने, या जो मिल वर्कर्स थे, इन्होंने हड़ताल कर रखी थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कहते हैं इसको। 1918 में, मार्च 1918 में सबसे पहला, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने जो हड़तालें किए, अनशन किए, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, तो सबसे पहला इसमें यही आता है। इसमें एक्चुअली क्या था कि जो अहमदाबाद श्रमिक थे यहाँ पे, ये भूख हड़ताल पे बैठ गए थे क्योंकि उनको जो प्लेग फैल रहा था उस टाइम, उस प्लेग जो बीमारी थी उसका इनको बोनस नहीं दिया जा रहा था। इसको लेके उस मिल के जो मालिक था उसके और मजदूरों के बीच में विवाद था, और गांधी जी ने फिर इनका साथ दिया और बाद में इनको ये दिलवाया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसाधनों के समान वितरण से संबंधित है? कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? जैसे हम बात करें कि सभी नागरिकों के जो आजीविका है उसके पर्याप्त साधन होने चाहिए सभी नागरिकों के पास, या फिर जो मेल और फीमेल है, पुरुष और महिला दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अभी जैसे बीसीसीआई ने किया है, पहले बीसीसीआई क्या कर रहा था, जो विमेन टीम है उसको कम उनका सैलरी अलाउंस था, मेल टीम का ज्यादा था। अब दोनों का इक्वल कर दिया उन्होंने। इसी तरीके से हर जगह होना चाहिए दोनों। ये हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें मेंशन है कि जो श्रमिक है उनकी शक्ति मिले, उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, बच्चों का बचपन और युवाओं का शोषण न किया जाए। ये सब आर्टिकल 39 में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा फैसला सुनाया, काफी बड़ा डिसीजन माना जा रहा है उसको। उसके दो पहलू हैं। एक पहलू आप इस तरीके से समझ सकते हैं, दूसरा पहलू आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। और इसमें 9 जजों की बेंच बैठी थी। 9 जजों की बेंच ने 8-1 से ये फैसला सुनाया। तो मतलब लगभग एक जज को छोड़ के सभी जजों ने इस डिसीजन से, इस फैसले के फेवर में थे। उन्होंने कहा है कि भाई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उसको सामुदायिक संपत्ति कहकर अधिग्रहण नहीं कर सकते। अब इसको दो तरीके से समझते हैं। अभी चर्चा में है वक्फ अमेंडमेंट का चल रहा है, वक्फ बिल का। तो इसमें यह है कि पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी की जो खुद की जमीन है उसको वक्फ को दे दी, तो कि निजी संपत्ति है, अब आप उसको सामुदायिक कहकर उसका अधिग्रहण नहीं कर सकते। उसने दे दी तो उसका अधिग्रहण नहीं हो सकता। दूसरा आप इस तरीके से समझ सकते हैं, गवर्नमेंट ने किसी की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया, डैमेज कर दिया, सरकार ने किसी की प्रॉपर्टी तोड़ दी। अब प्रॉपर्टी को तोड़ के आप उस पे गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सही नहीं है। भाई आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को अधिग्रहण नहीं कर सकते, इसका कंक्लूजन ये है। और ये इसमें भी मेंशन है आर्टिकल 39। एक्चुअल में ये आर्टिकल 39 बी है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाइएगा। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? अभी रिसेंटली वियतनाम और भारत का ये बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसको विनबैक्स कहा जाता है। और इसका 5वां एडिशन हुआ है, अभी 2024 में ही हुआ है। ये अंबाला में हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाल ही साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, ये जरूर ध्यान रखिएगा, I4C इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र।
और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय कहते हैं उसी के उनके अंडर में आता है ये। अमित शाह जी के जो गृह मंत्रालय उसके अंडर में आता है। इसके द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए जो राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है इसमें, तो किसे बनाया है? ये रश्मिका मंदाना को बनाया है अभी हाल ही में। इसका I4C का ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, नेशनल एम्बेसडर बनाया। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है, उनका जन्म जयंती आती है 31 अक्टूबर को। और इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का भी आयोजन होता है। और अभी रिसेंटली की बात करें तो ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तीनों इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लगभग 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस है वो पार्टिसिपेट की थी इस परेड में। और जो CRPF है उसकी 4 टीम थी, NCC था, मार्चिंग बैंड था और 16 मार्चिंग टुकड़ियां थी। तो ये काफी बड़ा आयोजन हुआ था। सरदार पटेल की आपको पता है केवड़िया गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की प्रतिमा लगी हुई है। और इसका उद्घाटन कब किया था? सरदार पटेल की जो मूर्ति लगी हुई है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, केवड़िया में है। इसका उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को। यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको सही करेंगे। जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय छोड़ दीजिए, आप सिंपल घाटा समझ लीजिए। घाटा क्या होता है? आपकी इनकम है और ये आपका एक्सपेंडिचर है। इनकम 100 है और एक्सपेंडिचर 110 है, तो ये आपका राजकोषीय घाटा हो गया। मतलब आपकी इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है। वो राजकोषीय घाटा में भी ऐसे होता है। और जब ये ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब सरकार की इनकम, और इसी से ही पता चलता है कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी है और उसका खर्चा कितना है। राजकोषीय घाटा अगर अधिक हो जाता है तो इसका कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ता है सीधा सीधा। राजकोषीय घाटे का सरकार की कुल आय और व्यय के अंतर को ही बताता है ये, और इससे सीधा जो कीमतें हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब इसको भरपाई के लिए क्या किया जाता है, ये पूछा जा सकता है हमसे। तो राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सरकार क्या करती है? जो रिजर्व बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक से उधार लेती है। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, बॉन्ड वगैरह के जरिए, या फिर पूंजी बाजार से भी फंड जुटाया जाता है। इस तरीके के काम राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किए जाते हैं। आय की असमानता को मापा जा सकता है। जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, इनकम में इनइक्वालिटी, कि आपकी आय में असमानता है, उसको किसे मेजर किया जाता है? आय में असमानता को मेजर किया जाता है लॉरेंज कर्व, गिनी गुणांक, या फिर सापेक्ष गरीबी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? बढ़ता क्रम पूछा है। लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का कौन सा क्रम है साक्षरता में बढ़ते में बताना है, कम से ज्यादा में। देखिए 2011 के अकॉर्डिंग जो क्रम आएगा, ये अब तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये कई बार बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, तो सबसे पहले आएगा बिहार। इसके बाद में आप देखेंगे सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर है केरल की। तो अगर आपको बाकी भी नहीं पता है तो भी आप सही कर सकते हैं। और इसका बी करेक्ट आंसर आएगा। गोवा का देखा जाए तो गोवा चौथे नंबर पे आता है साक्षरता दर में। भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र विश्व धरोहर में शामिल है? ये जैव मंडल क्षेत्र की बात हो रही है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कहते हैं विश्व धरोहर।
इसमें कितने, अभी की बात करें, अभी जब हम प्रेजेंट में कर रहे हैं इसको, अगर कोई नया बनेगा तो ऑब्वियसली आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही इनमें बदलाव आता है, कुछ नया कोई डिक्लेयर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो तुरंत हम उसको आपके सामने बताते हैं। अभी 18 नोटिफाइड अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 18 हैं। और अगर बात किए जाए कि MAB, कई बार पूछ लिया जाता है MAB, जो MAB है, इसके तहत कितनों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है? इसके तहत दी गई है 12 को। MAB क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर, मानव और पर्यावरण। इसके तहत 12 बायोस्फीयर हैं, उनको अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है, जबकि टोटल 18 है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था भारत का? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है, नीलगिरी में ब्लू माउंटेन। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के नीलगिरी रीजन में है ब्लू माउंटेन, वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको मैच करना है। इधर ये माइनिंग एरियाज हैं और इधर मिनरल्स हैं। खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है, कॉपर। इसके अलावा देखा जाए बेलाडला, इसमें आयरन ओर के लिए फेमस है। बालाघाट है, बालाघाट मैग्नीज के लिए जाना जाता है, और कालाहांडी बॉक्साइट के लिए। 3142 ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, दिस वन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो क्रांति हुई, उसके बारे में किसने कहा था कि ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डीजी फ्रेमवर्क को किन देशों का समर्थन प्राप्त है? भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए डीजी फ्रेमवर्क तैयार किया है। अब इसको कौन कौन से कंट्रीज ने सपोर्ट किया है? देखिए, भारत में जो डिजिटल बुनियादी ढांचा है, इसको समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र का सहयोग के साथ एक ढांचे का शुभारंभ किया है। इसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क कहते हैं। ये जो डीजी फ्रेमवर्क है, इसका पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क। इसकी घोषणा अभी रिसेंटली की है, अक्टूबर 2024 में, 26 अक्टूबर को इसकी घोषणा की है डीजी फ्रेमवर्क की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें भारत के साथ में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। रानी रामपाल, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल का संबंध किस स्पोर्ट से है, किस खेल से है? अभी रिसेंटली इन्होंने घोषणा की है। देखिए, ये भारत की सबसे कम उम्र की है जो इन्होंने ओलंपिक में जो डेब्यू किया था, जिसको कहते हैं पदार्पण करना। 2008 में इन्होंने ओलंपिक में डेब्यू किया था, जब इनकी उम्र थी 14 ईयर्स, 14 साल की उम्र में रानी रामपाल ने। और ये काफी अच्छी खिलाड़ी रही है, और इनको सिल्वर मेडल भी मिला था 2009 में जो एशिया कप हुआ था, उसमें। इनका संबंध रहा है हॉकी से। इनका जब रिटायरमेंट हुआ, जब एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें आया था जर्सी नंबर 28 को रिटायर घोषित किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा, और बिल्कुल 100% ये आपके लिए यूजफुल है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी भी तरीके की आप डिस्कस करना चाहते हैं एग्जाम को लेके, कमेंट सेक्शन में या इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। Hello everyone, welcome to my UPSC.
यूपीएचएससी हुआ करता था ये पहले, अब नया आयोग बन गया है। जिनकी जानकारी में नहीं है या जो पिछले काफी टाइम से इस एग्जाम को लेके और एक्टिव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि आप भूल जाते हैं या फिर आपको लगता है कि पता चलेगा जब ही तैयारी करेंगे, और एग्जाम की डेट आती है फिर आपको, कुछ लोगों को इश्यू रहता है कि तैयारी नहीं हो पाई है। जो रेगुलर चैनल से जुड़े हुए हैं उनको एक एक चीज ऑथेंटिक पता है। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो तैयारी नहीं करवा रहे हैं इस एग्जाम की, उनके वीडियोज आप देखें तो ये मान के देखिएगा कि वो एग्जाम होने से एक दिन पहले भी आपको यही सी कोशिश में रहेंगे कि क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होने वाला है। और ये मैं मेरा पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और स्पेशली यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ही बता रहा हूँ। जब भी एग्जाम होता है, जब भी तैयारी करवाते हैं, तो एक चीज मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, और कुछ बच्चे हैं जो दूसरे चैनल पे कुछ देख के आते हैं और फिर हमें मैसेज करते हैं, जो कि कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे रहा है बिना रेफरेंस के, तो उसको फॉलो मत कीजिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो एक एक दिन में 2-2 वीडियोस बना रहे हैं। वो सुबह कहते हैं कि एग्जाम मई जून में होगा, शाम को कहते हैं कि एग्जाम दिसंबर जनवरी में होगा। और ये एक आध नहीं है, ये बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ इनके काफी ज्यादा लोग हैं। ये वो इस तरीके के शातिर लोग हैं जो आपको थंबनेल टाइटल अजीब सा डालेंगे और आप मजबूर हो जाते हो उस पर क्लिक करने के लिए। तो जो नहीं करवा रहा है तैयारी एग्जाम की, उससे दूर रहिए, और अगर फिर भी आप देखते हैं तो वो आपका मर्जी है आपकी। इसके 38 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, 37 टेस्ट। आज टेस्ट नंबर 38 डिस्कस करेंगे हम। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप। चैनल के इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, और प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, और उसका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है। लेट्स बिगिन। अनुक्रियाशील नेताओं का संबंध इनमें से किससे था? अनुक्रियाशील नेताओं का संबंध, अनुक्रियाशील क्या होता है? प्रोग्रेसिव लीडर्स। प्रोग्रेसिव लीडर्स का संबंध इनमें से किससे था? स्वराजिस्ट जो हैं उनको प्रोग्रेसिव कहा जाता है। स्वराजिस्ट, स्वराज पार्टी का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले जो भी 3-4 एग्जाम हुए हैं उसमें स्वराज पार्टी का क्वेश्चन पूछा गया है, सभी एग्जाम्स में। स्वराज पार्टी है। इसको स्वराज पार्टी, कई बार कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी पूछ लिया जाता है, और इसका गठन 1923 में हुआ था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, जो 13 नवंबर को सेकंड से फेस हुआ था एग्जाम का, 30 अक्टूबर को पहला और 13 नवंबर को दूसरा। तो 13 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी थे। स्वराज पार्टी चोरा चोरी घटना हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ था? क्योंकि चोरा चोरी की घटना हुई। उसके बाद 1922 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया था, और इसको लेके ही आपस में नेताओं में मतभेद हो गया था कि आंदोलन वापस क्यों लिया गया है। और इसके बाद इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, और इसकी एक और वजह थी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे 1922 में, वो विधानमंडलों में एक प्रस्ताव रखा था उन्होंने, प्रवेश का प्रस्ताव, कि हमें विधानमंडलों में भी प्रवेश करना चाहिए। अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें बाहर से नहीं, सिस्टम में अंदर जाके भी लड़ना होगा। और वो प्रस्ताव गिर गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, और उसके बाद से ही चित्तरंजन दास और अदर कई लीडर्स है जो कांग्रेस से अलग हो गए थे, और इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। जो चोरा चोरी की बात हम कर रहे हैं, चोरा चोरी ये गोरखपुर के पास में दो गांव है जिनसे एक कस्बा है बनता है, और यहाँ पे 4 फरवरी 1922 को इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी, इसी को चोरा चोरी कांड के नाम से जानते हैं। चोरा चोरी कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। और उसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने, जो पूरे
नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको रोक दिया था। और इसी के बाद में ये प्रोग्रेसिव लीडर्स ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से आपका। 2024 तक भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनमें से किसका है? रिन्यूएबल एनर्जी में अभी लेटेस्ट जो अपडेट है वो बता रहे हैं, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो अक्टूबर 2024 के डेटा हैं। आगे ही इसमें कोई चेंजेज आता है तो फिर आपको नेक्स्ट टेस्ट में करवा दिया जाता है। कई बार ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं और फिर आप ये डेटा देखते हैं जो अभी आपको इस टेस्ट में, टेस्ट नंबर 38 में बताया जा रहा है, तो आप कहते हैं कि ये ओल्ड डेटा है। लेकिन हम हर वीडियो में कहते हैं कि अगर कोई डेटा चेंज होता है तो उसको अपडेट नेक्स्ट टेस्ट में 100% ये आप मान के चलिए कि हम उसको अपडेट करते हैं। तो आप अगला टेस्ट जरूर पढ़िएगा, ऐसा ना समझे कि ओल्ड डेटा है या आउटडेटेड है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो आगे का पढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सोलर एनर्जी का है अक्टूबर 2024 की पोजीशन के हिसाब से। और सोलर एनर्जी का कितना है? सोलर एनर्जी का है इसमें 90 गीगावाट। 90 गीगावाट सोलर एनर्जी का है। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक साल में, सिर्फ एक साल की बात कर रहे हैं हम, अक्टूबर 2023 से और अक्टूबर 2024 की, सिर्फ एक साल में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें भारत ने जो 13.5% की बढ़ोतरी हुई है एक साल में, और ये 200 गीगावाट पहुंच चुकी है। अब रिन्यूएबल एनर्जी 200 गीगावाट पहुंच चुकी है, यह आपको ध्यान में रखना है। और ये 13.5% की एक साल में वृद्धि हुई है। अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले साल में, तो 13.5% की वृद्धि हुई है। इसमें अगर जो पवन ऊर्जा है उसका देखा जाए तो ये लगभग 47 गीगावाट है। लघु जल विद्युत या जल विद्युत का देखा जाए तो इसका इससे भी कम है। ये सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का है, सौर ऊर्जा का 90 गीगावाट। और सौर ऊर्जा में भी ग्राउंड जो माउंटेड है वो 70 गीगावाट है, रूफटॉप है वो 14.5 गीगावाट है लगभग, हाइब्रिड का है लगभग 2.5 गीगावाट है, और ऑफ ग्रिड जो सोलर एनर्जी है वो लगभग 3.25 गीगावाट है। हाल ही में भारत की विदेश मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये आपके सिलेबस में जो हायर एजुकेशन दे रखा है उसका क्वेश्चन है, और ये करंट अफेयर्स का भी मान सकते हैं आप। वित्त मंत्री ने ये एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक उद्देश्य है, वो क्या है? माता पिता को बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना में मदद करना। ये एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई है। इसके तहत यदि माता पिता 18 साल तक 10,000 का वार्षिक योगदान करते हैं तो इस अवधि के अंत तक 10% का इसमें रिटर्न मिलता है। और जो निवेश लागत है 5 लाख के को लगभग बढ़ने का अनुमान है इसमें। यदि निवेशक 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक निवेश जारी करता है तो इसमें रिटर्न दर और भी ज्यादा मिलता है। तो ये एनपीएस अकाउंट खोलने संबंधित है, जो बच्चों के भविष्य के माता पिता को लेके, अभिभावकों को लेके अगर चाहें तो उनकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरे करने के लिए। हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया है? देखिए जब भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, उनको कोई भी देश अवार्ड देता है तो उसका सेपरेट वीडियो छोटा बड़ा बना के हम चैनल पे जरूर डालते हैं। वो कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी है, इसके बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरे बनते हैं तो भी आप पहले के वीडियो देखेंगे तो हम ऐसा करते हैं। किसी भी, अभी रिसेंटली शशि थरूर जी को मिला था फ्रांस का अवार्ड, तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। कुछ लोग क्या है इसको पॉलिटिकली जोड़ देते हैं और अननेसेसरी के कमेंट करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी किन देशों ने अभी उनके सर्वोच्च नागरिकता सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया है? फिजी और तिमोर लेस्टे, इन दो देशों ने प्रेसिडेंट मुर्मू को ये सम्मान दिया था। अभी रिसेंटली क्या है, 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये 3 देशों के दौरे पे थी, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। फिजी ने और तिमोर लेस्ते ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था राष्ट्रपति मुर्मू को। और अभी रिसेंटली नाइजीरिया ने दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेकंड हाईएस्ट अवार्ड उनके कंट्री का। ए और सी, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ इस तरीके से बनता है, ये ऐसा है। देखिए ये एक्चुअली HSRA है, सोशलिस्टिक प्रजातांत्रिक। तो इसमें क्या है कि इस हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका इनमें से किस में नहीं थी? एक्चुअली क्या है कि शुरू में जब इसका गठन किया था, जब HRA था ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और रामप्रसाद बिस्मिल ने 1923 में 1923 में रामप्रसाद बिस्मिल ने जब पार्टी का गठन किया था तो उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रखा था। और इलाहाबाद में इसका लाला हरदयाल के आशीर्वाद से इनका मसौदा तैयार किया था इन्होंने। इसमें HRA में और भी सदस्य थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी जो अनुशीलन समिति के भी सदस्य थे और HRA के भी सदस्य थे। बाद में क्या हुआ कि इसका नाम 1928 में 1928 में HRA का नाम भगत सिंह के आग्रह पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया, HSRA। और यही क्वेश्चन हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है HSRA का, जो पहले HRA हुआ करता था, बाद में HSRA बना 1928 में। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन्होंने सैंडर्स को गोली मार के हत्या की थी। जो एक पुलिस अधिकारी था जॉन सैंडर्स, उसको भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मार के हत्या की थी। उनका इरादा स्कॉट को गोली मारने का था एक्चुअली। और बाद में HSRA ने कहा, फिर भी दावा किया कि उन्होंने बदला ले लिया है। असेंबली में सेंट्रल असेंबली बम विस्फोट का मामला था, वो भी HSRA की गतिविधि थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो लॉर्ड इरविन को ट्रेन ले जा रही थी उस पे भी HSRA ने ही बम से हमला किया था 1929 में, 1929 में। तो ये सारे HSRA के हैं। चौरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था उसका HSRA से कोई लेना देना नहीं था। जो हमने ऊपर पढ़ा चौरा चोरी, वो अलग इंसिडेंट था। ए इसका करेक्ट आंसर है। और पूछा भी यही है कि भूमिका किस में नहीं थी HSRA की? चौरा चोरी में नहीं थी, बाकी इनमें मानी गई है। और HSRA के ज्यादातर नेताओं को या तो उम्र कैद की सजा दे दी, या गोली मार दी गई, या फांसी दे दी गई। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट आकार सीमा क्या है? जीमेल में जो ईमेल अटैचमेंट है उसकी साइज लिमिट क्या है? जीमेल, आप किसी को जीमेल सेंड करते हैं तो आप 25 MB तक का उसमें अटैच कर सकते हैं। और अगर 25 MB से ज्यादा की फाइल साइज जाती है तो फिर वो उसको गूगल ड्राइव का लिंक बना के सेंड करता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग। इसका कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये हमसे पूछा है। इसका अभी रिसेंटली DAE ने प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया है और ये अक्टूबर 22 से 26 2024 को NISER और ये क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। अगर आपसे DAE का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये
भुवनेश्वर में है। इस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे राइस रिसर्च सेंटर हो। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। ये उद्देश्य के विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पिछले साल भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। ये हमारे सिलेबस में भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 इनका टारगेट है, 2030 तक अचीव करने हैं ये। और टोटल 17 SDG हैं। कितने विकास लक्ष्य हैं? उद्देश्य के 17 विकास लक्ष्य हैं। आपको ये 17 अच्छे से याद होने चाहिए। SDG पहला क्या है? गरीबी की समाप्ति, गरीबी हटाओ जो कहते हैं, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। दूसरा भूखमरी की समाप्ति है। तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर है। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। पांचवा जेंडर इक्वलिटी है। छठा क्लीन वाटर है। सातवां है जो चीप एंड क्लीन एनर्जी है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है आर्थिक विकास, नवा इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। 10वां है असमानता में कमी होनी चाहिए। 11वां जो है वो अर्बनाइजेशन से या जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उससे लेके है। 12वां जिम्मेदारी का के साथ आप उस किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से उसका यूज करें और रेस्पॉन्सिबल तरीके से उसका प्रोडक्शन करें। ये है 12वां। 13वां है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। 14वां है ये पानी से, पानी में जीवन, इससे संबंधित है। पानी में जीवन का मतलब क्या होता है? जैसे महासागर, समुद्र, समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना, उनका ठीक से यूज करना सुनिश्चित करना, ये पानी में जीवन है। 15वां है भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन से मतलब क्या है? सुरक्षित जंगल, बायोडायवर्सिटी का नुकसान नहीं हो, ये सुरक्षित भूमि पर जीवन है। 16वां क्या है? शांति और न्याय के लिए संस्थान बनाए जाएं। और 17वां लक्ष्य की प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी होनी चाहिए। ये टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। हमसे पूछा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करवाना, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसमें है? SDG 4 में। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये सब कुछ जो आपको यहाँ बताया जाता है वो डिटेल्ड में नोट्स मिल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आपको उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना होगा। जरूरी नहीं है क्वेश्चन ये जो हमने करवाया इस तरीके से आए, लेकिन जो आपको अभी डिटेल में समझाया है वहां से आ सकता है। और इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको ये डिटेल्ड नोट्स मिल जाते हैं। इसी क्वेश्चन के नीचे आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख के एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। 4-5 वीडियो देखने के बाद फिर जो पहले देखें वो आदमी के माइंड से धीरे धीरे स्किप होने लगता है। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका सिलेबस को अच्छे से फॉलो करना, उसके बाद में उसके नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट एंड देन रिवीजन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह सब आपको मिल जाते हैं इसमें। लक्षद्वीप को मलिक अटोल से कौन सा चैनल अलग करता है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री का एक क्वेश्चन, जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में आए, लेकिन पूरा जो 3 शिफ्ट में हुआ था पिछली बार, 3 शिफ्ट इन द सेंस 3 फेस में, जैसे 3 दिन में एग्जाम हुआ था, एक दिन में 2 शिफ्ट में, तो किसी न किसी दिन पूछा जाता है ये ना 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन है लक्षद्वीप को मलिकू अटोल से कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मलिक अटोल को अलग करता है। 10 डिग्री क्या करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मलिकू अटोल को सेपरेट करता है। निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। हमसे पूछा है दीक्षा पोर्टल से संबंधित गलत कौन सा है? इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, ये सही है। इस पोर्टल का प्रयोग केवल टीचर्स द्वारा ही किया जा सकता है, ये गलत है।
ऐसा नहीं है कि इस पोर्टल का सिर्फ टीचर ही यूज कर सकते हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, मतलब लगभग सभी यूज कर सकते हैं इसका। स्टूडेंट, टीचर, एनजीओ, प्राइवेट एंटिटीज सभी इसका यूज कर सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनकी एनसीईआरटी पुस्तकों में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, क्यूआर कोड से आप ये एनसीईआरटी को एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल जो बुक है उनको क्यूआर स्कैन किया, ये आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये दीक्षा पोर्टल पे, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का तो नहीं है लेकिन कई एग्जाम्स का है इस पे, जहाँ पे एनसीईआरटी वगैरह आप क्यूआर स्कैन करके पढ़ सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य गृहीतम शेयर नहीं की जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी आप शेयर कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। हमसे गलत पूछा था तो बी और डी दोनों गलत है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपको सेंड कर दिया जाएगा। आगे जो सिलेबस बचा है वो अब आपको रेगुलर बेसिस पे करवाया जाएगा, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। मैनग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। भीतरकनिका, पिचावरम, कुंडापुर, और ये पूछा है मैनग्रोव से रिलेटेड, इनमें से कौन सा मैनग्रोव भारत के ईस्टर्न तट पे स्थित है? पूर्वी तट पे कौन सा मैनग्रोव स्थित है? पूर्वी तट कौन सा है? पूर्वी तट की बात कर रहे हैं हम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो तट है जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है वो पूर्वी तट है। और इधर जो महाराष्ट्र से और ये केरला तक वाला है ये गुजरात से मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है जो अरेबियन सी से लगा हुआ है। हमसे ईस्टर्न पूर्वी तट का पूछा है मैनग्रोव का। भीतरकनिका है, भीतरकनिका और पिचावरम मैनग्रोव है, ये बिल्कुल ईस्टर्न पूर्वी तट में ही स्थित है। कुंडापुर है, कुंडापुर एक्चुअली ये पश्चिमी घाट में है। ये कहाँ पे है कुंडापुर मैनग्रोव? कर्नाटका में है। हालांकि कर्नाटका भी इधर ईस्टर्न घाट से टच करता है, बेंगलोर वगैरह का रीजन, लेकिन ये जो कुंडापुर है ये वेस्टर्न घाट से लगा हुआ है कर्नाटका में। पहला और दूसरा पूर्वी घाट से जुड़े हुए हैं। हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया? अभी रिसेंटली जो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग है उसने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, और ये यूके इंडिया शिक्षा अनुसंधान पहल थी। 24 सितंबर 2024 को ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से ये किया गया था। सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सोनापानी ये एक हिस्टोरिकल जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हिस्टोरिकल है काफी है। इसको पहली बार 1922 में कमीशन किया गया था सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना को। और 1922 में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कमीशन किया था इसको। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है लगभग 1.54 मेगावाट है, और अभी ये चर्चा में है, इसीलिए ये आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ये मेघालय में है। बासेल सेकंड के 3 स्तंभ कौन से हैं? बासेल सेकंड के 3 पिलर्स कौन से हैं? 3 पिलर्स ऑफ बासेल सेकंड। देखिए बासेल सेकंड क्या है? बासेल ये एक समझौता है जिसमें बैसेल समिति है जो बैंकिंग नियम है या बैंकिंग्स पे कंट्रोल है उससे संबंधित सुझाव देती है। ये इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग को लेकर सुझाव देती है, चाहे उनको नियम बनाना हो या मॉनिटर करना हो। और बेसल जो सेकंड है ये कब हुआ था? 2004 में ये अडॉप्ट किया गया था बेसल सेकंड। इसमें बैंकों का जो रेगुलेटर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस वगैरह, रिकमेंडेशन वगैरह होती है बेसल सेकंड में। अब इसके 3 पिलर हैं, न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन। ये 3 पिलर्स हैं इसके।
निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा है? आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, संसद की राज्यसभा का पूछा है। राज्यसभा अपर हाउस को कहते हैं, जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस होता है, ये इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, और हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। अब इनमें से भारत के कौन से प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे? देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। ये लोकसभा से नहीं बने थे, जब पहली बार बने, जब ये राज्यसभा के नेता थे उस टाइम पे। ये भी आ गया, ये भी, हालांकि ये तो चुनाव लड़के बने थे, लेकिन ये साथ में इंदिरा जी का नाम है इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं थे। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप कई बार वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कीजिएगा, इससे सपोर्ट बना रहेगा और आपको यहाँ पे रेगुलर करवाते रहेंगे तैयारी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है? RBI का जो लेखांकन वर्ष है उसका प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, पहले RBI में क्या था कि जो लेखा वर्ष है, RBI का लेखा वर्ष है, वो शुरू होता था जुलाई से जून, जुलाई टू जून। समझने के लिए समझिए, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है वैसे RBI का लेखांकन वर्ष है वो जुलाई से और जून माना जाता था, और बाद में इसको चेंज किया 2020-21 में, और ये अब हो गया है अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च हो गया है, और जब ये चेंज किया था जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक, तो ये केवल 9 महीने का ही लेखांकन वर्ष था RBI का। RBI है, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1935 में, और उसके बाद से RBI ने 11 मार्च 1940 को ये लेखा वर्ष है जो जनवरी दिसंबर से और जुलाई जून कर दिया था। पहले जनवरी से दिसंबर था RBI का 1935 से 1940 तक। बाद में 11 मार्च 1940 को इन्होंने ये चेंज कर दिया, जनवरी से दिसंबर को बदल कर जुलाई से जून कर दिया, और 2020 में ये अप्रैल से मार्च कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल कौन से सदस्य होते हैं? कुल सदस्य कौन से कितने होते हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, उसके विरुद्ध महाभियोग क्या होता है? इम्पीचमेंट। उसका प्रस्ताव आया है तो उस प्रस्ताव को जांच जो कमेटी करती है उसमें कौन मेंबर होते हैं? तो अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाता है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का एक जज होगा और एक कोई प्रतिष्ठित जुडिशरी से संबंधित कोई न्यायविद होंगे। अब इसमें ये भी हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश हो, दोनों में से एक हो, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो और एक प्रतिष्ठित न्यायविद, ये भी पॉसिबल है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ, उसमें या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या फिर एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, और अगर दोनों हैं तो फिर एक प्रतिष्ठित न्यायविद और हो सकता है। अगर इन दोनों में से एक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है और सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा जज नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को लिया जाता है। ये 3 लोग, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है?
कौन से डिसीजन में कहा गया है कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? ये कहा था 1960 में कहा था। इसके बाद तो कई डिसीजन आ गए जिनमें क्लियर कर दिया कि प्रीएम्बल एक पार्ट है, जरूरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेरुबारी जो मामला था 1960 का, उसमें कहा गया था ये कि प्रस्तावना निर्माताओं के लिए के मस्तिष्क के लिए कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए ये कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। ये बेरुबारी मामला हुआ था 1960 में, उसमें डिसीजन दिया गया था। देखिए, जो आपके एग्जाम में जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया है, 30 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जीके के पेपर के, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और आपको प्रैक्टिस टेस्ट में भी 30 ही क्वेश्चन मिलते हैं, पूरे सिलेबस बेस मिलते हैं। यहाँ पे जो करवा रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। किसी टेस्ट में आपको यहाँ 10 और मैक्सिमम किसी में 15-20 तक मिल जाते हैं, और यहाँ जरूरी भी नहीं है आपको पूरे टेस्ट मिलते हो। इसलिए आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलरिटी बनी रहेगी। स्टोरेज डिवाइस, भंडारण साधन में सूचना के प्रत्येक टुकड़े को उसके स्थान के लगभग समान समय में पढ़ने और लिखने की क्षमता किसमें है? उसका जो प्रत्येक पीस है उसको उसके स्थान के लगभग समान समय में पढ़े और लिखने की कैपेसिटी रैंडम एक्सेस में होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या है? IUCN। इसका भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। IUCN की जो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी की है, जो लिस्ट है IUCN की, उसमें इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है हमसे। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि IUCN की जो रेड लिस्ट है, उसको रेड डेटा लिस्ट बोलते हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज की है उसको IUCN की रेड डेटा बुक, रेड डेटा लिस्ट इसी तरीके से कहा जाता है। इसमें टोटल 9 ग्रुप्स हैं। कितने हैं? 9 ग्रुप्स हैं। नॉट इवेल्युएटेड, अनाकलित पहला है। दूसरा डेटा डेफिशिएंट, मतलब डेटा अपूर्ण है। तीसरा लीस्ट कंसर्न, मतलब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कम चिंता का विषय, जिसको कहते हैं लीस्ट कंसर्न। इसमें चौथा होता है नियरली थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड मतलब इसमें संकट उत्पन्न हो गया है, अब ये नियरली थ्रेटन्ड है। पांचवा जो होता है वल्नरेबल होता है, सुभेद जिसको कहा जाता है। छठा इसमें एंडेंजर्ड होता है, संकटग्रस्त। सातवां क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय। आठवां जो होता है इसमें एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वन विलुप्त कहा जाता है। और नवा जो होता है वो एक्सटिंक्ट होता है, जिसको कहते हैं विलुप्त होने के कगार पे है। IUCN 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए या नेचुरल रिसोर्सेज के सतत यूज के लिए काम करता है। 9 है, ये अभी हमने डिस्कस कर ली है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां इसकी इस लिस्ट में नहीं है। ये उम्मीद है आपको यूजफुल रहेगा, बिल्कुल 100% ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। आप रेगुलर पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेरी है आप चाहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वेबसाइट पे, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।